अध्याय 3। रॉन का घर। रॉन! हैरी दबी हुई आवाज में बोला। फिर वो दबे पांव खिड़की तक आया और उसने पल्ले को ऊपर उठाया ताकि छड़ों के बीच से बात हो सके। रॉन, तुम कैसे? क्या? हैरी जो भी देख रहा था, जब उसे उसका मतलब समझ में आया तो उसका मुंह खुला रह गया। फिरोजी रंग की एक पुरानी कार हवा में खड़ी हुई थी और रॉन उसकी पिछली खिड़की से बाहर झुका हुआ था। आगे की सीट पर रॉन के बड़े जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज थे, जो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब ठीक है हैरी? रॉन ने पूछा। क्या बात है? तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें 12 बार अपने घर पर आने का संदेश भिजवाया था। फिर डैडी ने घर पर बताया कि मगलुओं के सामने जादू करने की वजह से जादू मंत्रालय ने तुम्हें चेतावनी दी है। वो मैंने नहीं किया। और उन्हें कैसे पता चला? वे जादू मंत्रालय में काम करते हैं, रॉन ने कहा। तुम जानते हो हमें स्कूल के बाहर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बात तुम कर रहे हो? हैरी हवा में झूलती हुई कार की तरफ घूरते हुए बोला। रॉन ने कहा, अरे यह उस गिनती में नहीं आएगा। हमने तो यह कार सिर्फ उधार ली है। यह डैडी की कार है। हमने इस पर जादू नहीं किया है, परंतु जिन मगलुओं के साथ तुम रहते हो उनके सामने जादू करना। मैंने तुम लोगों से कहा ना, मैंने जादू नहीं किया, परंतु पूरी बात समझाने में बहुत वक्त लगेगा। देखो, क्या तुम हॉगवर्ट्स में जाकर ये बता सकते हो कि मेरे अंकल आंटी ने मुझे ताला बंद कर रखा है और वे मुझे वापस नहीं आने दे रहे हैं? जाहिर है मैं खुद को जादू से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मंत्रालय सोचेगा कि मैंने 3 दिन में दूसरी बार मंत्र का प्रयोग किया है। इसलिए फालतू की बात मत करो, रॉन बोला। हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, परंतु तुम भी मुझे जादू से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉन ने अपना सिर अगली सीट की तरफ झटके के साथ घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम भूल रहे हो कि मेरे साथ कौन है। इसे छड़ों में बांध दो, फ्रेड ने हैरी की तरफ रस्सी का एक सिरा उछालते हुए कहा। अगर डसली दंपत्ति जाग गए तो मुझे जान से मार डालेंगे। हैरी रस्सी को छड़ में बांधते हुए बोला। चिंता मत करो, फ्रेड ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, और पीछे हट जाओ। हैरी पीछे हटकर छाया में हेडविग के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हेडविग को यह एहसास हो गया था कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वह स्थिर और खामोश रही। कार के इंजन की गड़गड़ाहट तेज होती गई और जब फ्रेड ने कार हवा में तेजी से आगे बढ़ाई तो अचानक धमाके की आवाज के साथ छड़ें खिड़की से अलग हो गई। हैरी लपककर खिड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि छड़ें जमीन से कुछ फुट ऊपर लटक रही थीं और हांफता हुआ रॉन उन्हें कार में ऊपर की तरफ खींच रहा था। तनावग्रस्त हैरी ने कान लगाकर सुना, परंतु उसे डर्सली दंपत्ति के बेडरूम से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब रॉन ने छड़ें कार की पिछली सीट पर रख ली तो फ्रेड ने कार पीछे करके हैरी की खिड़की से चिपकाकर खड़ी कर दी। रॉन बोला, अंदर आ जाओ। परंतु मेरा हॉगवर्ट्स का सामान, मेरी छड़ी, मेरी जादुई झाड़ू, ये सब सामान कहाँ है? सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में ताले में बंद है और मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। कोई दिक्कत नहीं है, जॉर्ज आगे की सीट से बोला। रास्ते से हट जाओ हैरी। फ्रेड और जॉर्ज सावधानी पूर्वक खिड़की से होते हुए हैरी के कमरे में आए। जब जॉर्ज अपनी जेब से एक साधारण हेयर पिन निकालकर उससे ताला खोलने लगा तो हैरी ने सोचा, इन लोगों का लोहा मानना होगा। फ्रेड बोला, बहुत से जादूगर सोचते हैं कि मगलुओं का ये तरकीब सीखना समय की बर्बादी है, परंतु हमें लगता है ये एक ऐसी कला है जिसे सीखना बहुत फायदेमंद है, हालांकि इसमें ज्यादा समय लगता है। एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। जॉर्ज फुसफुसाया, अब हम तुम्हारा संदूक लेकर आते हैं, जब तक तुम कमरे से अपना जरूरी सामान बटोर कर रॉन को दे दो। जब जुड़वा भाई अंधेरे में सीढ़ियों पर उतरने लगे तो हैरी ने उन्हें धीमे स्वर में चेतावनी दी। सबसे नीचे वाली सीढ़ी से बचकर जाना, वह आवाज करती है। हैरी कमरे में चारों तरफ भागा और उसने अपना सारा सामान बटोर कर खिड़की में से रॉन को दे दिया। फिर वह संदूक को सीढ़ियों से ऊपर उठाकर लाने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद करने लगा। हैरी को वर्नॉन अंकल के खांसने की आवाज सुनाई दी। आखिरकार वे तीनों हांफते हुए ऊपर पहुंचे। फिर हैरी के कमरे से होते हुए वे संदूक को खुली खिड़की तक ले गए। फ्रेड कार में पहुंचकर रॉन के साथ मिलकर संदूक खींचने लगा। हैरी और जॉर्ज कमरे की तरफ से संदूक धका रहे थे। एक एक इंच करके संदूक खिड़की से बाहर खिसकने लगा। वर्नॉन अंकल दोबारा खांसे। कार के अंदर से संदूक खींच रहे फ्रेड ने हांफते हुए कहा, थोड़ा सा और, बस एक जोर का धक्का। हैरी और जॉर्ज ने संदूक पर अपने कंधों का पूरा जोर लगाया और वह खिड़की से होता हुआ कार की पिछली सीट पर पहुंच गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, जॉर्ज फुसफुसाया। परंतु जैसे ही हैरी खिड़की की चौखट पर चढ़ा, अचानक पीछे से उल्लू की जोरदार चीख सुनाई दी। उसके तत्काल बाद उसने वर्नॉन अंकल के गरजने की आवाज सुनी। यह बेहुदा उल्लू! मैं हेडविग को तो भूल ही गया था। जब तक हैरी कमरे में वापस आया तब तक बाहर का बल्ब जल चुका था। उसने हेडविग का पिंजरा उठाया, भागकर खिड़की तक आया और पिंजरा रॉन को दे दिया। वह खिड़की की मुंडेर पर चढ़ ही रहा था कि तभी वर्नॉन अंकल ने खुले ताले वाले दरवाजे पर हथौड़ा मारा
और वो झटके से खुल गया। एक पल के लिए तो वर्नॉन अंकल दरवाजे पर ही किसी मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। फिर भड़के हुए सांड की तरह गरजते हुए उन्होंने हैरी की तरफ छलांग लगाई और उसके पैर के पंजे को पकड़ लिया। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज हैरी के हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खींचने लगे। पिटूनिया! वर्नॉन अंकल गरजे। वह भाग रहा है, वह भाग रहा है! बिजली बंधुओं ने एक जोरदार झटका दिया और हैरी का पैर वर्नॉन अंकल की पकड़ से छूट गया। जैसे ही हैरी कार में आया और उन लोगों ने दरवाजा बंद किया, रॉन चीखा, गाड़ी भगाओ फ्रेड! और कार चांद की तरफ बढ़ने लगी। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था, वह आजाद था। उसने कार की खिड़की का कांच नीचे कर लिया और रात की हवा उसके बाल उड़ाने लगी। उसने मुड़कर प्रिवेट ड्राइव की छोटी होती जा रही छतों की तरफ देखा। वर्नॉन अंकल, पिटूनिया आंटी तथा डडली मुंह फाड़कर हैरी की खिड़की से बाहर लटक कर झांक रहे थे। हैरी चिल्लाया, अगली गर्मियों में मिलेंगे। बिजली बंधु हंसी के मारे दोहरे हो गए और हैरी मुंह फाड़कर मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। उसने रॉन से कहा, हेडविग को बाहर निकाल दो, वह हमारे पीछे उड़ सकती है। उसे एक जमाने से अपने पंख फैलाने का मौका नहीं मिला है। जॉर्ज ने रॉन को हेयरपिन दी और एक पल बाद हेडविग खुशी से खिड़की के बाहर उड़ रही थी। वह किसी उड़ते हुए भूत की तरह लग रही थी। तो अब पूरी कहानी सुनाओ हैरी, रॉन ने अधीरता से कहा। क्या हुआ था? हैरी ने उन लोगों को डॉबी के बारे में सारी बात बताई। उसने उन्हें डॉबी की चेतावनी और पुडिंग की दुर्घटना के बारे में बताया। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो सदमे से भरी एक लंबी खामोशी छा गई। आखिरकार फ्रेड बोला, बड़ा संदिग्ध मामला है। जॉर्ज सहमत था। निश्चित रूप से चालबाजी है। तो उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि यह साजिश कौन कर रहा था? हैरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो बता सकता था। मैंने तुमसे कहा ना, हर बार जब भी वो कोई महत्वपूर्ण बात बताने वाला होता था तो वह दीवार पर अपना सिर ठोंकने लगता था। उसने देखा कि फ्रेड और जॉर्ज एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे झूठ बोल रहा था? हैरी ने पूछा। फ्रेड ने कहा, इसे इस तरह से देखो, घरेलू जिन्नों के पास भी जादू की काफी शक्ति होती है, परंतु आमतौर पर वे अपने मालिकों की अनुमति के बिना इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मेरा अंदाजा है कि डॉबी को तुम्हारे पास इसलिए भेजा गया था ताकि तुम वापस हॉगवर्ट्स न लौटो। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दुश्मन है? हाँ, हैरी और रॉन तत्काल एक साथ बोले। ड्रेको मैल्फॉय, हैरी ने स्पष्ट कहा। वह मुझसे नफरत करता है। ड्रेको मैल्फॉय? जॉर्ज ने मुड़ते हुए पूछा। लूसियस मैल्फॉय का बेटा तो नहीं? वही होगा। यह कोई बहुत प्रचलित सरनेम तो नहीं है, हैरी बोला। क्यों? मैंने डैडी को उसके बारे में बात करते सुना है, जॉर्ज बोला। वो तुम जानते हो कौन का बहुत बड़ा समर्थक है। और जब तुम जानते हो कौन गायब हो गया, फ्रेड हैरी की तरफ गर्दन मोड़ते हुए बोला, तो लूसियस मैल्फॉय यह कहते हुए वापस लौट आया कि उसे गलत समझा गया था। फालतू की बकवास। डैडी सोचते हैं कि वो तुम जानते हो कौन के सबसे खास लोगों में से एक था। हैरी ने मैल्फॉय परिवार के बारे में यह अफवाह पहले भी सुनी थी और उन्हें सुनकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ड्रेको मैल्फॉय के सामने डडली डसली एक दयालु, विचारशील और संवेदनशील बच्चा नजर आता था। हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैल्फॉय परिवार के पास कोई घरेलू जिन है भी या नहीं। फ्रेड बोला, देखो, जो भी उसका मालिक होगा वो कोई पुराना जादूगर परिवार होगा और बहुत अमीर होगा। हाँ, मम्मी हमेशा कहती है कि काश हमारे पास कपड़ों का प्रेस करने के लिए घरेलू जिन होता, जॉर्ज ने कहा। परंतु हमारे पास तो बस अटारी में गंदा बूढ़ा पिशाच है और बगीचे में बौने हैं। घरेलू जिन बहुत पुरानी जागीरों और महलों जैसी जगहों पर रहते हैं। वह हमारे घर जैसी जगह पर नहीं मिल सकता। हैरी खामोश था। चूंकि ड्रेको मैल्फॉय के पास हर चीज आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ होती थी और उसका परिवार बहुत अमीर था, इसलिए वह यह कल्पना भी कर सकता था कि मैल्फॉय एक बड़ी जागीर के महल में अकड़ कर चल रहा है। परिवार के सेवक को भेजकर हैरी को हॉगवर्ट्स पहुंचाने से रोकने की हरकत भी ठीक वैसी ही थी जो मैल्फॉय कर सकता था। क्या हैरी इतना मूर्ख था कि उसने डॉबी की बातों को गंभीरता से ले लिया था? रॉन ने कहा, चाहे जो हो, मुझे खुशी है कि हम तुम्हें लेने पहुंच गए। जब तुमने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया तो मैं सचमुच चिंतित हो रहा था। मैं पहले तो यही सोच रहा था कि यह एरल की गलती थी। एरल कौन है? हमारा उल्लू। वो बहुत बूढ़ा हो गया है। यह पहली बार नहीं होगा जब वो खत न पहुंचा पाया हो, इसलिए मैंने हार्पिस को उधार लेने की कोशिश की। किसको? उस उल्लू को जिसे मम्मी डैडी ने पर्सी को प्रीफेक्ट बनने पर खरीद कर दिया था। फ्रेड आगे की सीट से बोला। परंतु पर्सी उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ, रॉन ने बताया। उसने कहा उसे उसकी जरूरत थी। जॉर्ज ने त्योड़े चढ़ाते हुए कहा, पर्सी इन छुट्टियों में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। वो बहुत सी चिट्ठियां भेज रहा है और ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहता है। मेरा मतलब है, कोई अपने प्रीफेक्ट वाले बिल्ले को आखिर कितनी बार पॉलिश कर सकता है? तुम पश्चिम दिशा में ज्यादा आगे जा रहे हो, फ्रेड।
उसने डैशबोर्ड पर लगे दिशा सूचक यंत्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। फ्रेड ने स्टीयरिंग घुमाया। क्या तुम्हारे डैडी जानते हैं कि तुम उनकी कार लेकर आए हो? हैरी ने पूछा और जवाब का अंदाजा लगा लिया। अरे नहीं, रॉन ने कहा। उन्हें रात को ऑफिस में काम था। उम्मीद है कि हम गैरेज में वापस कार खड़ी कर देंगे और माँ को भी यह नहीं पता चल पाएगा कि हमने कार उड़ाई थी। वैसे तुम्हारे डैडी जादू मंत्रालय में क्या काम करते हैं? रॉन ने कहा। वे सबसे बोरिंग विभाग में काम करते हैं, मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में। क्या? इसका संबंध जादूगरों द्वारा मगलुओं की चीजों पर जादू करने से है, ताकि कहीं वे बाद में गलती से किसी मगलू दुकान या घर पर न पहुंच जाएं। जैसे पिछले साल एक बूढ़ी जादूगरनी मर गई और उसका टी सेट मगलू की पुरानी वस्तुओं की दुकान में पहुंच गया। एक मगलू महिला उसे खरीदकर घर ले गई और उसमें अपने मित्रों को चाय पिलाने लगी। यह एक बुरे सपने की तरह था। डैडी को हफ्तों तक ओवर टाइम करना पड़ा। हुआ क्या था? केतली बेकाबू हो गई। उसने उबलती हुई चाय सब तरफ फैला दी। यही नहीं, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ क्योंकि शुगर क्यूब उठाने वाली चिमटी ने उसकी नाक को कसकर पकड़ लिया था। डैडी को पागलों की तरह काम करना पड़ा। ऑफिस में वे और बूढ़े पार्किंस ही थे जिन्हें इस मामले को दबाने के लिए याददाश्त मिटाने की मंत्र पढ़ना पड़े और बाकी सारी चीजें करनी पड़ी। परंतु तुम्हारे डैडी यह कार? फ्रेड हंसा। हाँ, मगलुओं की हर चीज के दीवाने हैं। हमारा गैरेज मगलुओं के सामान से भरा है। वे उनका पुर्जा पुर्जा खोलकर उन पर मंत्र पढ़ते हैं और पुर्जों को फिर से जोड़ देते हैं। अगर वे अपने ही घर पर छापा मारे तो उन्हें खुद को सीधे गिरफ्तार करना पड़ेगा। इससे माँ गुस्से से पागल हो जाती हैं। जॉर्ज ने विंड स्क्रीन के नीचे झांकते हुए कहा। वो रही मुख्य सड़क। हम वहां 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यह ठीक भी रहेगा क्योंकि उजाला होने वाला है। पूर्व दिशा के आसमान में हल्की गुलाबी चमक दिखने लगी थी। फ्रेड ने कार थोड़ी नीचे की। अब हैरी को खेतों और पेड़ों की काली आकृतियां दिखीं। जॉर्ज ने कहा, हम अपने गांव के थोड़ा बाहर हैं, जिसका नाम है ऑट्री सेंट कैचपोल। उड़ने वाली कार नीचे उतरने लगी। चमकते लाल सूरज का किनारा पेड़ों के बीच से चमक रहा था। उतर गए, फ्रेड बोला। अब कार हल्के झटके के साथ जमीन पर उतरी। वे एक छोटे अहाते में एक टूटे फूटे गैरेज के पास उतरे थे और तब हैरी ने पहली बार रॉन का घर देखा। रॉन का घर इतना टेढ़ा दिख रहा था जैसे जादू के बल पर खड़ा हो। हैरी ने सोचा हो सकता है यह जादू के बल पर ही खड़ा हो। 4-5 धुएं वाली चिमनियां लाल छत के ऊपर टिकी हुई थीं। प्रवेश हॉल के पास जमीन पर एक तिरछा साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था द बरो। घर के प्रवेश हॉल के पास विलिंगटन जूतों का ढेर लगा था और एक बहुत जंग लगी कढ़ाई रखी थी। कई मोटी भूरी मुर्गियां आंगन में चोंच मारती हुई घूम रही थीं। रॉन बोला, घर कोई खास नहीं है। यह तो बहुत बढ़िया है, हैरी ने प्राइवेट ड्राइव के बारे में सोचते हुए खुशी खुशी कहा। वे कार से उतरकर बाहर आ गए। फ्रेड बोला, अब हम बिल्कुल चुपचाप ऊपर की मंजिल पर चलते हैं और इंतजार करते हैं कि मम्मी हमें नाश्ते के लिए बुलाएं। और फिर रॉन, तुम सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आना और कहना, मम्मी देखो रात को कौन आया है। फिर वो हैरी को देखकर खुश हो जाएंगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने कार उड़ाई थी। ठीक है, रॉन बोला। आ जाओ हैरी, मेरा कमरा वहां है। रॉन के चेहरे का रंग अचानक मटमैला हरा हो गया। उसकी आंखें घर पर जमी हुई थीं। बाकी तीनों पीछे देखने के लिए घूमे। मिसेस वीजली मुर्गियों को तितर बितर करते हुए आंगन पार करती हुई आ रही थीं। खास बात यह थी कि नाटी मोटी और दयालु चेहरे वाली यह महिला उस समय खूंखार शेरनी की तरह दिख रही थी। आह, फ्रेड बोला। ओह डियर, जॉर्ज ने कहा। मिसेस वीजली उनके सामने आकर रुक गईं। कमर पर हाथ रखकर वे अपराधी भाव वाले एक चेहरे से अपराधी भाव वाले दूसरे चेहरे की तरफ देख रही थीं। उन्होंने फूलों के प्रिंट वाला एप्रन पहन रखा था और उनकी जेब से एक छड़ी बाहर निकल रही थी। तो उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। जॉर्ज ऐसी आवाज में बोला जो उसके हिसाब से बहुत जोशीली और सम्मोहक थी। मिसेस वीजली कहर ढाने वाली अंदाज में फुसफुसाई, तुम्हें पता है मैं कितनी चिंता कर रही थी। सॉरी मम्मी, परंतु देखिए हमें यह करना ही था। मिसेस वीजली के तीनों बेटे उनसे लंबे थे, परंतु अपनी माँ के गुस्से के सामने उनकी गर्दनें झुक गईं। बिस्तर खाली, कोई चिट्ठी नहीं, कार गायब, दुर्घटना हो सकती थी। मैं चिंता के मारे पागल हो रही थी, परंतु तुम्हें जरा भी परवाह है? जब तक मैं जिंदा हूँ यह नहीं चलेगा। जरा ठहरो, तुम्हारे डैडी को लौटने दो। हमें कभी बिल, चार्ली या पर्सी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं आई। पर्सी तो आदर्श है, फ्रेड बुदबुदाया। पर्सी को देखकर तुम भी कुछ शिक्षा ले सकते हो। मिसेस वीजली फ्रेड के सीने में एक उंगली चुभाते हुए चीखी। तुम्हारी जान जा सकती थी, कोई तुम्हें देख सकता था, तुम्हारे पिता की नौकरी जा सकती थी। ऐसा लगा जैसे उनकी डांट घंटों तक चली। चिल्ला चिल्ला कर जब मिसेस वीजली का गला बैठ गया तब कहीं जाकर वह हैरी की तरफ मुड़ी जो पीछे दुबक रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, अंदर आओ, नाश्ता कर लो।
वे पलटकर घर के अंदर चली गईं। हैरी घबराकर रॉन की तरफ देखने लगा, परंतु जब रॉन ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए सिर हिलाया तो हैरी उनके पीछे चल दिया। किचन छोटा था और उसमें जगह कम थी। ठीक बीच में लकड़ी की टेबल कुर्सियां रखी थी। हैरी चारों तरफ देखते हुए एक कुर्सी के कोने पर बैठ गया। वो इससे पहले कभी किसी जादूगर के घर में नहीं गया था। उसके सामने एक दीवार घड़ी लगी थी जिसमें सिर्फ एक ही कांटा था और उसमें अंक भी नहीं थे। उनके बजाय उसमें किनारे पर इस तरह की बातें लिखी थी, जैसे चाय पीने का समय, मुर्गियों को दाना डालने का समय और तुम्हें देर हो गई। ऊपर की अलमारी में पुस्तकें 3 लाइन में गहराई तक एक के ऊपर एक लगी हुई थी। पुस्तकों के शीर्षक कुछ इस तरह से थे: अपने खुद के बनाए पनीर पर जादू करें, बेकिंग का जादू और 1 मिनट में दावत जादू से। और हैरी के कान उसे धोखा नहीं दे सकते थे, पर सिंह के पास रखे पुराने रेडियो ने अभी यह घोषणा की थी कि जादूगरनियों की फरमाइश कार्यक्रम पेश होने वाला है, जिसमें लोकप्रिय जादूगरनी सेलेस्टीना वॉरबैक गाएंगी। मिसेस वीजली चारों तरफ घूमते हुए खरखर कर रही थी और थोड़ी लापरवाही से नाश्ता बना रही थी। अपने बेटों को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने फ्राइंग पैन में कबाब डाले। रह रहकर वह इस तरह की बात बुदबुदा रही थी, जैसे नहीं जानती थी कि तुम्हारे ऐसे इरादे थे और कभी इस पर यकीन नहीं किया होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने हैरी को आश्वस्त किया और उसकी प्लेट में 8-9 कबाब डाल दिए। आर्थर और मैं भी तुम्हें लेकर परेशान थे। अभी पिछली रात को ही हम बात कर रहे थे कि अगर तुम शुक्रवार तक रॉन की चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो हम तुम्हें खुद लेने आएंगे, परंतु यह तो हद हो गई। और अब वे उसकी प्लेट में 3 तले अंडे रख रही थीं। एक गैर कानूनी कार उड़ाकर आधे देश की सैर करना, कोई भी तुम्हें देख सकता था। उन्होंने लापरवाही से सिंक में रखे बर्तनों की तरफ अपनी छड़ी लहराई। बर्तन अपने आप साफ होने लगे और उनके टकराने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। आसमान में बादल थे मम्मी, फ्रेड बोला। खाते समय अपना मुंह बंद रखो, मिसेस वीजली ने डांटते हुए कहा। जॉर्ज ने कहा, मम्मी वे उसे भूखा रख रहे थे। और तुम भी चुप रहो, मिसेस वीजली बोली। परंतु यह सुनने के बाद वे थोड़ी नरमी से हैरी के लिए ब्रेड काटकर उस पर मक्खन लगाने लगी। उसी पल एक ऐसा व्यवधान हुआ जिससे बातचीत का विषय ही बदल गया। लाल बालों वाली एक छोटी लड़की लंबी नाइट ड्रेस में किचन में आई, चीखी और दौड़कर बाहर चली गई। रॉन ने धीमे से हैरी को बताया, जिनी, मेरी बहन, वो पूरी गर्मियों भर तुम्हारे बारे में बात करती रही है। हाँ हैरी, वो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहती है, फ्रेड ने मुस्कुरा कर कहा। परंतु तभी उसकी आंखें अपनी माँ की आंखों से मिली और उसने आगे कुछ कहे बगैर अपनी प्लेट पर चेहरा झुका लिया। चारों प्लेटें खाली होने तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय लगा। फ्रेड जम्हाई लेते हुए बोला, ओफो, मैं थक गया हूँ। उसने अपना छुरी काटा रखते हुए कहा, मुझे लगता है मैं सो जाऊं। और तुम नहीं सोओगे, मिसेस वीजली ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम अपनी गलती की वजह से सारी रात जागे हो। तुम आज बगीचे के बोनों का सफाया करोगे, वे हाथ से निकले जा रहे हैं। ओह मम्मी, और तुम दोनों भी, उन्होंने रॉन और जॉर्ज पर कहर ढाती नजरें डालते हुए कहा, परंतु हैरी की तरफ देखते हुए बोली, तुम सोने जा सकते हो बेटे, तुमने इनसे वो कनबख्त कार को उड़ाने के लिए नहीं कहा था। परंतु हैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बोला, मैं रॉन की मदद करूंगा, मैंने कभी बोनों का सफाया होते नहीं देखा है। मदद करने का तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है बेटे, परंतु ये बहुत नीरस काम है, मिसेस वीजली ने कहा। चलो देखते हैं इस विषय पर लॉकहार्ट क्या कहते हैं। उन्होंने अलमारी में रखी किताबों के ढेर से एक भारी पुस्तक खींचकर निकाली। जॉर्ज ने दर्द भरी आह निकाली। मम्मी, हमें मालूम है कि बगीचे से बोनों का सफाया कैसे किया जाता है। हैरी ने मिसेस वीजली के हाथों में रखी पुस्तक का कवर देखा। उस पर चमकदार सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे थे, गिल्डरॉय लॉकहार्ट की घरेलू कीटनाशक मार्गदर्शिका। आगे एक बड़ा चित्र था जिसमें उड़ते सुनहरे बालों और चमकती नीली आंखों वाला एक बहुत ही आकर्षक जादूगर था, जैसा जादू की दुनिया में हमेशा होता है। चित्र हिल रहा था। हैरी समझ गया कि यह गिल्डरॉय होगा। वह जादूगर सबकी तरफ ढीठ अंदाज में आंख मारता रहा और मिसेस वीजली उसे देखकर खुश होती रही। उन्होंने कहा, बड़े कमाल के जादूगर हैं, घरेलू कीटों के बारे में वह सब कुछ जानते हैं, इस पुस्तक का जवाब नहीं। फ्रेड ने सबको सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा, मम्मी लॉकहार्ट की बहुत बड़ी फैन है। मिसेस वीजली के गाल थोड़े गुलाबी हो गए जब वे बोली, बेवकूफों जैसी बात मत करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि तुम में लॉकहार्ट से ज्यादा ज्ञान है तो तुम जाओ और ये काम करके बता दो। जब मैं बगीचों की जांच करने आऊंगी तब अगर मुझे वहां एक भी बौना मिल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। उबासी लेते और बड़बड़ाते हुए वीजली बंधु धीमे कदमों से बाहर की तरफ चल दिए। हैरी उनके ठीक पीछे था। बगीचा बड़ा था और हैरी के हिसाब से यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा बगीचे को होना चाहिए। डर्सली दंपत्ति को यह पसंद नहीं आया होता। इसमें बहुत खरपतवार उगाई थी
और घास भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। इसकी दीवारों के चारों तरफ गांठदार पेड़ थे। हर क्यारी में ऐसे पौधे लगे थे जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था, और मेंढकों से भरा एक बड़ा हरा तालाब था। क्या तुम जानते हो कि मगलू की दुनिया में भी बौने होते हैं? हैरी ने लॉन पार करते समय रॉन को बताया। हाँ, मैंने उन चीजों को देखा है जिसे मगलू बौना समझते हैं, रॉन ने कहा और अपने सिर को झाड़ी में अंदर डालते हुए कहा। जैसे क्रिसमस के समय उगने वाले मछली पकड़ने की छड़ी जैसे मोटे और नाटे पौधे। जोरदार हाथापाई की आवाज आई, झाड़ी हिली और रॉन सीधा खड़ा हो गया। यह एक बौना है, उसने संजीदगी से कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बौना चीखा। वो बौना क्रिसमस के समय उगने वाले पौधों की तरह कतई नहीं था। यह छोटा और चमड़े जैसा दिख रहा था, जिसका बड़ा गांठदार और गंजा सिर बिल्कुल आलू जैसा था। रॉन ने उसे एक हाथ की दूरी पर पकड़े रखा। इस बीच बौना अपने सींगदार छोटे पैर से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने उसे टखनों के पास से पकड़ा और उल्टा कर दिया। रॉन बोला, यही करना पड़ता है। उसने बौनों को अपने सिर के ऊपर उठाया। मुझे छोड़ दो, और फंदे की तरह लंबे चक्कर में गोल गोल घुमाने लगा। हैरी के चेहरे पर सदमे के भाव देखकर रॉन ने आगे कहा, इससे उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। आपको बस उन्हें सचमुच चकराना होता है ताकि वो दोबारा अपने बिल का रास्ता न खोज सकें। फिर उसने बौने के टकने छोड़ दिए। वह हवा में 20 फुट उड़ा और धम की आवाज के साथ बागड़ के उस पार मैदान में जाकर गिर गया। कोई खास नहीं है, फ्रेड बोला। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरा बौना उस ठूठ के पार जाकर गिरेगा। हैरी ने जल्दी ही यह सीख लिया कि बौनों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जब उसने अपना पहला बौना पकड़ा तो उसने फैसला किया कि वो उसे सिर्फ बागड़ के पार फेंकेगा, परंतु बौने ने उसकी कमजोरी भांप ली और अपने ब्लेड की तरह नुकीले दांत हैरी की उंगली में गड़ा दिए। हैरी को उसे खुद से दूर हटाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी, जब तक कि आवाज नहीं आई। वाह हैरी, वह 50 फुट दूर गिरा होगा। हवा जल्दी ही उड़ते हुए बौनों से भर गई। देखो, उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, जॉर्ज ने 5-6 बोनों को एक साथ पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बोनों का सफाया हो रहा है तो वो इसे देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब तक तो उन्हें अंदर रहना सीख लेना चाहिए था। जल्दी ही मैदान में गिरे हुए बहुत सारे बौने अलग अलग लाइन बनाकर दूर जाने लगे। उनके छोटे कंधे झुके हुए थे। जब वे बौनों को मैदान के दूसरी तरफ की बागड़ में गायब होते देख रहे थे तो रॉन बोला, वे दोबारा लौट आएंगे, उन्हें यह जगह बहुत पसंद है। डैडी उनके प्रति बहुत नर्म है, उन्हें बौने बहुत मजेदार लगते हैं। तभी अगला दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। वे लौट आए हैं, जॉर्ज ने कहा। डैडी घर आ गए हैं। वे लोग बगीचे से जल्दी जल्दी भागते हुए घर में घुस गए। मिस्टर वीजली अपना चश्मा उतार चुके थे और आंखें बंद करके किचन में एक कुर्सी पर बैठे थे। वे दुबले थे और गंजे हो रहे थे, परंतु उनके सिर पर जो थोड़े बहुत बाल बचे थे वे भी उनके बच्चों की तरह ही लाल थे। वे लंबा हरा दुशाला पहने थे और यात्रा की वजह से वह धूल और सिलवटों से भरा था। जब सब बच्चे उनके चारों तरफ बैठ गए तो वे चाय की केतली को टटोलते हुए बोले, आज बहुत काम था। 9 छापे मारे और बूढ़े मंडगस फ्लेचर ने मुझ पर तब हमला करने की कोशिश की जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मिस्टर वीजली ने चाय का एक लंबा घूंट लिया और आ भरी। फ्रेड ने उत्सुकता से पूछा, कुछ मिला डैडी? मिस्टर वीजली ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे सिर्फ कुछ सिकुड़ने वाली चाबियां और एक काटने वाली केतली मिली। कुछ बहुत गंभीर सामान भी था जो मेरे विभाग में नहीं आता था। मार्लेट को कुछ बहुत अजीब सी बिल्लियों के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, परंतु भगवान का शुक्र है कि यह प्रायोगिक मंत्रों की समिति का काम है। जॉर्ज ने पूछा, कोई दरवाजे की चाबियों को सिकुड़ने वाली क्यों बनाता है? सिर्फ मुगलियों को परेशान करने के लिए, मिस्टर वीजली ने आ भरते हुए कहा। उन्हें ऐसी चाबियां बेच दो जो सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाएं, ताकि जब उन्हें उसकी जरूरत पड़े तो वो उन्हें कभी ना मिल सके। जाहिर है किसी को इस बात के लिए अपराधी सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी मगलू यह मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि उसकी चाबी सिकुड़ती रहती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी चाबी हमेशा उनसे खो जाती है। भगवान उनका भला करे। वे जादू को नजरअंदाज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह उनकी आंखों के सामने ही क्यों ना हो रहा हो। परंतु तुम यकीन नहीं करोगे हमारे जादूगर किस तरह की चीजों पर जादू करते हैं। जैसे कारों पर। मिसेस वीजली आ गई थी और एक लंबे पोकर को तलवार की तरह लहरा रही थी। मिस्टर वीजली की आंखें तत्काल खुल गईं। वे अपराधी भाव से अपनी पत्नी को घूरते रहे। कार मॉली? हाँ आर्थर, कार, मिसेस वीजली बोली और उनकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थी। जरा कल्पना करो कि एक जादूगर एक जंग लगी पुरानी कार खरीदता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वह सिर्फ इसके पुर्जे अलग अलग करके देखना चाहता है कि यह किस तरह काम करती है, जबकि दरअसल वह इसे उड़ाने के लिए उस पर जादू करना चाहता है। मिस्टर वीजली पलके झपकाने लगे। डार्लिंग, मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वह यह काम कानून के भीतर रहकर कर रहा है।
हालांकि यह बेहतर होगा कि वह अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता। तुम्हें पता नहीं है कि कानून में एक बचाव का रास्ता है। जब तक कि वह कार को उड़ाने का इरादा न रखता हो, तब तक यह तथ्य कि कार उड़ सकती है उसे अपराधी नहीं। मिसेस वीजली चिल्लाकर बोली, आर्थर वीजली, जब तुमने यह कानून लिखा था तो तुमने जानबूझकर इसमें बचाव का रास्ता छोड़ा था, ताकि तुम अपने गैरेज में मगलुओं के कबाड़ के साथ उठापटक करते रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हैरी आज सुबह उसी कार में आया है जिसे तुम उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे। हैरी? मिस्टर वीजली ने सपाट अंदाज में पूछा। कौन हैरी? उन्होंने चारों तरफ देखा। हैरी को देखते ही वे उछल पड़े। हे भगवान, क्या ये हैरी पॉटर है? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रॉन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे बेटे कल रात को कार उड़ाकर हैरी के घर तक गए और वहां से उसे ले आए, मिसेस वीजली चिल्लाई। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या सचमुच? मिस्टर वीजली ने उत्सुकता से पूछा। कार कैसी उड़ी? मेरा मतलब है। परंतु जब उन्होंने मिसेस वीजली की आंखों से अंगारे निकलते देखे तो अटकते हुए बोले, तुमने बहुत गलत काम किया है लड़को, सचमुच बहुत गलत काम किया है। जैसे ही मिसेस वीजली किसी बड़े मेंढक की तरफ फूलने लगी, रॉन ने हैरी से बुदबुदा कर कहा, हम इन्हें आपस में मामला निपटाने देते हैं। वे किचन से बाहर निकले और एक संकरे गलियारे से होते हुए ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों पर आए, जो लहराती हुई घर के ऊपरी हिस्से में जा रही थी। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। हैरी को उसमें से चमकती भूरी आंखें दिखीं, जो उसकी तरफ घूर रही थी। इसके बाद दरवाजा जल्दी से बंद हो गया। जिनी, रॉन बोला, तुम नहीं जानते कि उसका शर्माना कितना अजीब बात है। आमतौर पर वो कभी चुप नहीं रहती। वे 2 मंजिल और चढ़े, जब तक कि एक ऐसे दरवाजे तक नहीं पहुंच गए जिसका पेंट उखड़ा था और जिस पर एक छोटी तख्ती लगी थी। रोनाल्ड का कमरा। हैरी अंदर घुसा। उसका सिर कमरे की लगभग ढलवां छत को छू रहा था और उसने पलकें झपकाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भट्टी में घुस गया हो, क्योंकि रॉन के कमरे की लगभग हर चीज भड़कीले नारंगी रंग की थी। बिस्तर की चादर, दरवाजे, दीवारें, यहाँ तक कि छत भी। सिर्फ हैरी को एहसास हुआ कि रॉन ने फटे पुराने वॉलपेपर को 7 जादूगरनियों और जादूगरों के पोस्टर से पूरी तरह ढक रखा था, जो सब भड़कीले नारंगी दुशाले पहने थे, जादुई झाड़ुएं थामे थे और उत्साह के साथ हाथ हिला रहे थे। तुम्हारी क्विडिच टीम? हैरी ने पूछा। द चडली कैनन्स, रॉन ने नारंगी चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर काले अक्षरों में 2 बड़े सी लिखे थे और एक तेज गति से चलता तोप का गोला बना था। लीग में 9वें स्थान पर। रॉन की स्कूल की मंत्रों वाली किताबों का ढेर एक कोने में अस्त व्यस्त तरीके से लगा था। पास ही कॉमिक्स का ढेर था, जिन पर सभी में पागल मगलू मार्टिन मिक्स के रहस्यमय कारनामे थे। रॉन की जादुई छड़ी मछली के टैंक के ऊपर पड़ी थी, जो खिड़की की दहलीज पर रखा था और मेढक के अंडों से भरा था। उसके बगल में रॉन का मोटा भूरा चूहा स्कैबस लेटा था, जो सूरज की रोशनी में झपकी ले रहा था। हैरी फर्श पर पड़े अपने आप फिटने वाले ताश के पत्तों की गड्डी को लांघता हुआ छोटी खिड़की के बाहर देखने लगा। बहुत नीचे मैदान में उसे बौनों का झुंड दिख रहा था, जो एक एक करके बगीचे की बागड़ के अंदर दोबारा घुस रहे थे। फिर वह रॉन की तरफ देखने के लिए पलटा, जो उसकी तरफ लगभग अधीरता से देख रहा था, जैसे उसकी राय जानने का इंतजार कर रहा हो। यह थोड़ा छोटा है, रॉन ने तत्काल कहा। उस कमरे की तरह नहीं जो उन मगलुओं के साथ रहते समय तुम्हारे पास था। और मैं सीधे अटारी में रहने वाले पिशाच के नीचे रहता हूँ, जो हमेशा पाइप को जोर जोर से बजाता रहता है और चीखता रहता है। परंतु हैरी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, मैं जितने भी घरों में रहा हूँ, यह उनमें सबसे अच्छा घर है रॉन। रॉन के कान गुलाबी हो गए।